नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन बूस्टर पर। पिछले वीडियो में हमने सीटेट जनवरी 2021 के पेपर का मैथ का सेक्शन जो है सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था वो यह था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को हाल ही में संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया है और चंडीगढ़ पहले से था। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा हमारा मणिपुर। ये जो है एक पूर्ण प्रदेश है और इसकी जो राजधानी है आप सभी लोग जानते हैं कि इम्फाल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है असम और उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है बिहार और बॉम्बे हाई। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु में जो है पेट्रोलियम उत्पादक हैं। इसके अलावा जो भारत में पेट्रोलियम उत्पाद पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यदि हमसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, चाहे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में भारत का लगभग 24% पेट्रोलियम उत्पाद पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक जो होगा राजस्थान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। बहुत आसान सा प्रश्न है, उत्तर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत आसान सा है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, पौधे को सहारा देना, दूसरा ह्यूमस प्रदान करना, तीसरा भोजन संचित या भंडारण करना और चौथा पानी और खनिजों को अवशोषित करना। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, इनमें से जड़ों का कौन कौन सा कार्य है। यानी कि 4 कार्य दे दिए गए हैं और उनमें से पूछा जा रहा है कौन सा कार्य जो है जड़ का है। तो पौधे को सहारा देना तो बिल्कुल है ही, इसके अलावा पानी और खनिज को अवशोषित करना है, यानी कि AD तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा भोजन को संचित करना या भंडारण करना, यह भी जो होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। यानी कि हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 A, C और D, ये सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और एक विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है तेलंगाना। पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य का कस्बा है। यदि आप इस प्रश्न को ध्यान से भी देखें तो यहाँ पे लास्ट में दिया गया है यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, यानी कि पहले जो था किसी और राज्य में था, अब नए राज्य में है। यानी कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है तेलंगाना। यहाँ से भी आप प्रश्न को हल करते तो तेलंगाना आपका उत्तर आ जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आंवला, पालक और गुड़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ऑप्शन है फाख्ता कौवा मोर, बाज कबूतर तोता, कौवा चील बुलबुल और लास्ट ऑप्शन है बाज चील और गिद्ध। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बाज चील और गिद्ध, यह जो होगा हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकने में सक्षम है या फिर योग्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान
मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शंस हैं राजस्थान, लद्दाख, आसाम, उड़ीसा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आसाम। आसाम में बाढ़ अधिक आने के कारण जो नीचे का जगह होता है वो पानी से भर जाता है, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। इस कारण लोग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, और पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, की दिशाएं क्रमशः हैं। तो दिशाएं कौन कौन सी होंगी यह जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत के मानचित्र में दिल्ली, गांधीनगर और पटना है कहाँ। तो आइए मानचित्र से इसको देख लेते हैं। मानचित्र से यदि आप देखेंगे तो मानचित्र ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली है, ठीक है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कहीं यहाँ पे होगी, और पटना जो होगा कहीं यहाँ पर होगा। तो आप जैसा कि सबसे पहले जानते ही हैं कि ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे जो होता है दक्षिण होता है, इधर जो होता है पूर्व होता है, इधर जो होता है पश्चिम होता है। तो दिल्ली से गांधीनगर ये कहाँ आ रहा है, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और दिल्ली से पटना यदि देखें तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यह जो होगा हमारा आंसर होगा। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पे सही ऑप्शन है, इन्होंने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पहला है पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा ऑप्शन है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और चौथा है चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे जो एनसीएफ 2005 में सुझाया गया है उनमें से एक विषय यह है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, दूसरा निर्णय वाले कथनों को लिखना, तीसरा मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, और चौथा बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। इनमें से कौन 2 सही हैं उन्हें हमें चुनकर ऑप्शन के सहारे जवाब देना है। तो यहाँ पे ए और बी ये जो हैं उपाख्यान अभिलेखों में दर्ज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। क्या करेंगे, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या फिर अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, या फिर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो यहाँ पे एकीकृत ईवीएस कक्षा की बात हो रही है, तो अलग अध्यापक का प्रबंध करना तो सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो एकीकृत ईवीएस कक्षा, जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एकीकृत ईवीएस कक्षा में एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाया ही जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में भी अलग अलग करने की बात हो रही है, तो अलग कुछ करना नहीं है, एक तरफ एकीकृत लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, या फिर यह जानना चाहता था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, या फिर अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना,
या फिर पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो यह होगा, पुनीत ऐसा क्यों किया। पुनीत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं है वो हमें छांटना है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रचनात्मक आकलन में रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाए ये जरूरी नहीं है, यह रचनात्मक आकलन है ही नहीं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तीसरा है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। और चौथा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। यहाँ पे यदि तीसरा ऑप्शन को देखें तो ये तो सीधे गलत है, क्योंकि यहाँ पे केवल लड़कों से काम कराने की बात हो रही है, कक्षा को साफ कराने की बात हो रही है। ठीक है, बाकी बचे 3 ऑप्शन, इनमें जो सबसे उचित होगा क्या होगा। बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश से बहुत जल्दी सीखते हैं, इस कारण यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा एक छात्र की माँ को आमंत्रित करना जो कि ऑटो चालक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यदि आपने पिछला पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको ये जानकारी होगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास जो है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा का कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। दूसरा, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तीसरा, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। चौथा, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन ये होगा कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना, ये जो होगा सबसे बेहतर होगा, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, यह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा ऑप्शन है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तीसरा ऑप्शन है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और लास्ट ऑप्शन है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। यदि आप किसी वाद विवाद का आयोजन कराते हैं तो क्या होता है, किसी भी टॉपिक पे यदि आप वाद विवाद का आयोजन करा रहे हैं तो कोई उस टॉपिक पे सहमत हो सकता है और कोई असहमत हो सकता है, यानी कि उनके विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार वो सहमत या असहमत हो सकता है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो यह होगा कि चौथा ऑप्शन, कि जो छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनकी सराहना करने में मदद करे। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईवीएस में मानचित्रण कौशल यानी कि मैपिंग स्किल्स क्या करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या फिर पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या फिर रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या फिर स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो क्या करता है, यदि अभी आपने भी किया, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, यह यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहला ऑप्शन है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दूसरा ऑप्शन है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। चौथा ऑप्शन है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में।
तो जो इंटीग्रेटेड नेचर है पर्यावरण अध्ययन का, वह जो है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में मदद करता है। ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार या फिर अवधारणा मानचित्र। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। 81 का 4 अवधारणा मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग। अगला प्रश्न, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला उद्देश्य कह रहा है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। दूसरा कह रहा है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है, साथ ही साथ हमें ये बताता है कि 1000 साल पहले जो भारत की मौजूदा तकनीक थी वो कैसी थी, और साथ ही साथ इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? पहला है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। दूसरा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तीसरा उचित एवी यानी कि ऑडियो विजुअल साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो यहाँ पे सबसे सही क्या रहेगा? यदि हम ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यदि पहले 3 ऑप्शंस को देखें तो इन तीनों ऑप्शन में अधिकतर में आँख और कान यही जो 2 हैं शामिल हो रही हैं। लेकिन चौथे ऑप्शन में यदि आप किसी स्थान का क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो वहाँ पे आपका जो नाक है वो भी एक्टिव होगा, और साथ ही साथ यदि आप किसी चीज़ को छूकर महसूस करते हैं तो आपका वहाँ पे त्वचा भी एक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? पहला ऑप्शन है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। दूसरा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। चौथा, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में क्या होता है? आसपास की घटनाएं होती हैं, आसपास के जो चर्चित लोग होते हैं वो होते हैं, ये चीज़ें तो होती हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जो शिक्षार्थी हो रहा है अपने संसार से जुड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो 2 है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, या फिर नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो प्रश्न पूछने की युक्ति जो है क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि यह जो होता है हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, यानी कि कक्षा कक्ष की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए जो है इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। तो झारखंड में तोरांग, कुड़ुक भाषा में जो है तोरांग का अर्थ होता है जंगल, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, आपने इसे सॉल्व भी किया होगा।
प्रश्न है, आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। तो आइए साथ साथ सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यह पॉइंट है x, जहाँ पे हमारा घर है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें 125 मीटर दक्षिण जाना है हमें। तो 125 मीटर दक्षिण यानी कि नीचे जाएंगे 125 मीटर, यहाँ तक पहुँचाएँ। इसके बाद फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं। पूर्व हमारा इधर होगा, तो चलिए इधर की तरफ चलते हैं। 100 मीटर चले गए। इसके बाद और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी y पर पहुंच जाते हैं। तो 125 मीटर उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ, ये भी 125, ठीक है। y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ है? यह है हमारा y और यह है हमारा x। तो x देखिए y से कहाँ है? इधर की तरफ है, यानी कि पश्चिम की तरफ है। यानी कि यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। और साथ ही साथ ये दूरी भी देख लीजिए, ये कितना होगा? 100 ही तो होगा। यहाँ पे 100 मीटर है तो इसी के सामने है तो बराबर होगा, यानी कि 100 मीटर ठीक पश्चिम, ये यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो औसत चाल निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? औसत चाल निकालने के लिए हमें चाहिए कुल दूरी और बटे कुल समय। तो हमारा जो आंसर होगा निकल के आ जाएगा, यानी कि हमें ज्ञात करना है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हमें दी गई है, लेकिन कुल समय कितना लगा यह कैसे काउंट होगा? यह मैंने मैथ में भी बताया था। जो ट्रेन है 4 तारीख को चली है, 5 तारीख को चली है और 6 तारीख को चली है ना। तो किस डेट में कितना चली सब जोड़ते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो 4 जून को चल रही है 22:30 बजे, यानी कि 10:30 बजे लगभग चली। तो 4 जून को ये चली लगभग 1.5 घंटे, क्योंकि 12 जब बजा तो 5 जून आ गया। 5 जून को पूरा चला 24 घंटे, और 6 तारीख को 4:30 बजे तक, यानी कि 4:04 घंटा ये जो है 6 जून में चला है। तो कुल कितना हुआ? 24 4 28, 29 1 30, यानी कि 30 घंटे जो है यह ट्रेन चली है। तो क्या करना है आपको? 1145 में 30 से यदि आप भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आंसर आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा लगभग 38.5 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? पहला, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। चौथा, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो हमें छांटना था। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे यही हमें बताना है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में व्यापारी जो है मिर्ची को लेकर आए थे। पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।